सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं आज प्राकृतिक खेती के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्यों? क्योंकि व्यक्ति इंसान जो भी जीवन में करता है उसके लिए उसके पास रीज़न होता है। अगर हम कमा रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हमें अपना परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। लेकिन जब हमें कारण और रीज़न नहीं मिलते हैं तो क्या है, वो चीज़ें हम नहीं करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में जैसे जैविक खेती भी चलाई गई, बहुत सी चीज़ें चलाई गई खेती के बारे में, तो वो किसानों ने नहीं अपनाई क्योंकि उन्हें उसका सही कारण नहीं मिला। उन्हें लगता है कि जैसे रासायनिक खेती से जब हम लाभ कमा रहे हैं तो हम क्यों प्राकृतिक खेती करें। तो उसके पीछे अब हम इस क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि हमें क्यों करनी है प्राकृतिक खेती। तो जैसे कि आप वर्तमान में जो रासायनिक खेती हम कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या समस्या है कि हम प्राकृतिक खेती करें। तो उसकी सबसे पहली समस्या हम रासायनिक खेती की देखते हैं कि जो भूमि की उर्वरकता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और आगे जाके हम अपनी पीढ़ियों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। भूमि की जो उर्वरकता इस तरह रसायनों के डालने से धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ गई उर्वरकता में कमी। दूसरी बात करते हैं, लागत बढ़ रही है दिन पे दिन, क्योंकि हम उर्वरकों का प्रयोग अपनी ज़मीन में बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, लागत तो बढ़नी है। तीसरी चीज़ आती है भोजन की गुणवत्ता में कमी। तो भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी किस प्रकार आ रही है। एक तो जब हम रसायन डालेंगे तो उसके टेस्ट में की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ में एक जहर वाला भोजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी देश की जनता को, अपने परिवार को, खुद को और अपने आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोस है। तो हम खुद ही अपने परिवार के नुकसान का कारण हम खुद बन रहे हैं। चौथा आता है जल स्तर में कमी। जो उर्वरकों का हम प्रयोग कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन कठोर हो रही है तो उसमें ह्यूमस की कमी है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारी ज़मीन की है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, जिससे क्या होगा कि हम अधिक सिंचाई का जल पंपों द्वारा निकाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हैं। तो दिन पे दिन वैसे भी जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो आपको सिंचाई जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो कहीं ना कहीं हम जल का वेस्टेज कर रहे हैं इसके माध्यम से। पांचवी चीज़ हम देखते हैं पांचवी चीज़ में हम देखते हैं कि बीमारियों में दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। बीमारियों में दिन पे दिन, क्योंकि हम रासायनिक भोजन खाएंगे जो जहर से लिप्त है, तो हमें जाहिर सी बात है बीमारियां तो होंगी ही। आज आपने सुना होगा कि पंजाब से और भटिंडा, पंजाब का जो भटिंडा शहर है वहाँ से बीकानेर राजस्थान के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा उन लोगों ने केमिकल प्रयोग किया है अपने खाद्यान्न में कि वहाँ के 50 से ऊपर 60% लोगों को कैंसर हो रहा है। और जो बीकानेर का जो हॉस्पिटल है कैंसर का, वो पास प्रोवाइड कराता है, फ्री लोग वहाँ से कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हम बना रहे हैं अपने लोगों की, क्या स्थिति हम अपने देश की कर रहे हैं। क्या हमें अपनी 60% जनता बीमार चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो ये कमियां हैं इस रासायनिक खेती में। छठवीं चीज़ है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि हम जो प्रकृति है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ये एक आपसी संयोग के साथ रहते हैं। अगर आप एक जीव की हानि करते हैं तो दूसरे जीव को हानि स्वतः ही होगी। ये जैव विविधता कहलाती है। कि जैसे आपने जैव विविधता में देखा होगा कि अगर सांप नहीं होगा तो मोर क्या खाएगी, अगर चूहा नहीं होगा तो सांप क्या खाएगा। कहीं ना कहीं एक चक्र है,
सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो सारे जीवों का होना ज़रूरी है, पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है, जीव जंतुओं का होना ज़रूरी है। जब ये सारे रहेंगे तब ये चक्र पूरा होगा और हम सब लोग एक दूसरे के आपसी सहयोग से चलेंगे। तो ये सारी कमियां जो हैं ये जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो ये सारी कमियां हम पाते हैं, और वहीं ये प्राकृतिक खेती है इन सब कमियों को ये दूर कर देती है। तो जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो उर्वरकता स्तर जाहिर सी बात है सुधार होगा ही भूमि में। लागत आपकी जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि इसमें लागत आपने रसायन पे खर्च करनी नहीं है। तीसरी चीज़ है भोजन की गुणवत्ता, टेस्ट आएगा उसमें, और केमिकल वाला भी नहीं रहेगा, तो वो भी पूरा हो जाता है। जब ज़मीन में जल होगा, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भूमि की अच्छी होगी तो जल स्तर स्वतः ही अच्छा होगा, बीमारियां कम होंगी, जैव विविधता रहेगी तो सारा जो प्रकृति है हरी भरी रहेगी, और हमें भी पेड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन मिलेगी, सारे जीवों को जीने के लिए अच्छा जीवन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्यों का आंसर तो मिल जाता है। अब हम देखते हैं क्या है, मतलब अभी क्यों का आंसर हमें मिल गया। अब हम ये कहेंगे कि ये प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें सबको जीवन देना है, ये ही प्राकृतिक खेती है। कैसे? हमें भूमि को भी जीवन देना है। भूमि जीवित कब मानी जाएगी? जब उसमें सूक्ष्म जीवाणु होंगे। जब जो भी चीज़ होती है जो अपने अंदर जीवन रखती है वही जीवित है। जब भूमि अपने अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं को पाल रही है ना, तो इसका मतलब है वो जीवन रख रही है। जब आपकी खेत की मेड़ पे पेड़ हैं और उनके ऊपर चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं वो जीवंत हैं। जब आपके खेत में एक तालाब है और तालाब में जब अमीबा है, पैरामीशियम है, काई है, सूक्ष्म जीव हैं, और उसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय बहुत सारे के जीव हैं, तब वो तालाब भी जीवित है। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारी जो प्रकृति है उसमें जीवन है, खुशहाली है, तो कहीं ना कहीं वही हमारी प्रकृति होती है। और जब उनके साथ मिलकर हम खेती करते हैं तो वो प्राकृतिक खेती हो जाती है। तो हमें समझ में आ गया कि क्या है प्राकृतिक खेती, इससे हमें ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि कैसे। कैसे पे जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम ये चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये खेत है, तो खेत के चारों ओर हम ऐसे घने वृक्ष लगाएंगे। छायादार वृक्ष हमें लगाने चाहिए मेड़ पे। खेतों की मेड़ पे हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे ना तो तभी हमारे जीवन रहेगा। खेत के अंदर आपको खुशहाली नज़र आएगी। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होगी कि खेत में हमें तालाब भी रखना चाहिए। वर्तमान में सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, खेत तालाब योजना भी चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप ये चीज़ें कर सकते हैं और आपको सब्सिडी और आसानी रूप से ये चीज़ कर पाएंगे आप। तो पेड़ों के लिए भी अनुदान मिल रहा है, वानिकी के लिए भी। तो आप मेड़ पे अपनी पेड़ लगाएं और खेत में तालाब की भी व्यवस्था करें। इससे क्या होगा, जब तालाब में जीवन होगा, पेड़ों पे जीवन होगा। और इसके बाद बात आती है किसकी, मिट्टी की। तो सॉइल में जीवन हम कैसे लाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए जीवामृत की बात आती है। जब मिट्टी में जीवन लाने की बात आती है तो बात आती है जीवामृत की। तो जीवामृत क्या है आखिर? जीवामृत है एक सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी भूमि में ख़त्म हो गए हैं, उनको हम जीवामृत के माध्यम से अपनी भूमि में लाते हैं। और जब वो हमारी भूमि में आ जाते हैं तो भूमि को भी जीवन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान में जो सूक्ष्म जीव हैं आखिर वो हमारे खेतों में क्यों नहीं है, हमें क्यों लाना पड़ रहा है बाहर से। तो इसके सबसे बड़ा 2 रीज़न है भूमि के। पहला रीज़न ये है कि जो हम रासायनिक खादें डालते हैं, बीडीसाइड डालते हैं, कीटनाशी डालते हैं, उससे ये जीव मर गए हैं। दूसरा, जब हम टनों के ट्रैक्टर चढ़ाते हैं भूमि पे तो वो कठोर होती जाती है, तो उसमें जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी तो उन जीवों का रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो केमिकल डालना, ट्रैक्टर चढ़ाना और सब। तीसरी चीज़ है कि गर्मी।
जब अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में 40 से 45 तक जाता है टेम्परेचर, और आपका जब खेत नंगा होगा, एक भी पेड़ नहीं होंगे, तो क्या होगा, गर्मी से क्या होगा कि सारे जीवाणु मर जाएंगे। और जो जीवाणु थोड़े बहुत पेड़ के नीचे बच जाते हैं, जो कि वापस से बरसात जब होती है तो वो फिर से अपने खेत में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एक पेड़ भी नहीं है जब आपकी मेड़ों पे, तो वो वापस आने की संभावना ही ख़त्म हो जाती है उन जीवों का। तो इस तरह से केमिकल के प्रयोग से करने से हमारे धीरे धीरे जीवाणु पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। अब इन जीवाणुओं का संवर्धन हम जीवामृत के द्वारा करते हैं। तो देखते हैं कि जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप एक ड्रम लेंगे, उसमें हम 5 kg बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेंगे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बरगद का पेड़ कहाँ है। कहीं वो बरगद का पेड़ सिटी में तो नहीं है, कहीं वो रास्ते में तो नहीं पड़ता है, या ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे लोगों का आना जाना है। तो हमें जंगल के बरगद के पेड़ की मिट्टी लेनी होगी, और वो भी ऐसा जंगल जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते ना हों, जहाँ पे सालों से उसके नीचे पत्तियाँ गिरती जा रही हों। ऐसे बरगद के पेड़ की हमें मिट्टी लेनी पड़ेगी। जब उस बरगद के पेड़ की आप 5 किलो मिट्टी लेकर आएंगे, और ये 200 kg के ड्रम में आप डाल देंगे, और इसको पानी से भर देंगे। और इसके बाद हमें इसमें डालना है 5 kg गुड़ और 5 kg चीनी। इसको हम मिला के अच्छे से डंडे की सहायता से इसको अच्छे से घोल के और रख देंगे। फिर इसको आपको 2-3 दिन बाद चलाना है, रोज़ रोज़ इसको नहीं चलाना है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर इस मिट्टी में दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक नेगेटिव पैथोजन भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हमने उन नेगेटिव पैथोजन का संवर्धन कर लिया तो वो तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। और अगर आप इसको रोज़ हिलाते रहे ना, तो वो क्या है, जो नेगेटिव पैथोजन है वो उसमें घुल जाएंगे, तो आप उनको निकाल नहीं पाओगे। अगर आपने रोज़ घोला तो वो मिट्टी में बार बार मिल जाएंगे, उन्हें ऊपर आने का समय नहीं मिलेगा। तो हम इस वजह से हम इनको 3-4 दिन बाद चलाते रहते हैं। जब आप 3 दिन बाद देखोगे तो एक काली परत इसके ऊपर जम जाएगी, और उस काली परत को आप छन्नी से छान के निकाल दीजिए। और इसके बाद इसका संवर्धन हमें आगे करना है, क्योंकि जैसे कि जो भोजन हमने डाला है 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा, वो इन लोगों ने कंज्यूम कर लिया, खा लिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसको और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद हम इसमें क्या करेंगे, 3 किलो गुड़ और 3 किलो चीनी और डालेंगे। फिर हाँ, गुड़ या चीनी में से किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद 15 दिन बाद फिर हम डालेंगे। इस तरह से हम बार बार इसको क्योंकि देखिए सूक्ष्म जीव है, उसको भी भोजन चाहिए। अगर भोजन समाप्त हो जाएगा तो वो क्या होगा, मरेगा ना, उसको भी भोजन चाहिए। तो हम इसको 10 से 15 दिन के बीच में देते रहेंगे। और जब इसका जो टेक्सचर है, जब हम आराम से अपने हाथ से आप छू के भी इसका टेक्सचर समझ सकते हैं, क्योंकि एक चिकनापन हल्का सा इसमें आ जाता है, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, मटमैला सा कलर हो जाएगा। और जब इसको आप छुएंगे तो हल्का चिकनापन आपको हाथ में नज़र आएगा। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारा तैयार हो गया है। इसको कम से कम 5 से 6 महीने तैयार होने में लग जाएंगे। और अगर आपकी सॉइल में बहुत कम जीवाणु थे तो उसको कई बार 7 महीने भी लग जाते हैं, 8 महीने भी लग जाते हैं, जब तक आपको भोजन 10-15 दिन के अंतराल में देते रहना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये तैयार हो जाएगा तो हम गोबर की खाद लेंगे। गोबर की खाद लेंगे और एक क्विंटल गोबर की खाद लेकर के उसमें 20 लीटर ये हमको डालना है, और उसमें 10 से 15 kg आप चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि अभी इन जीवाणुओं को आदत है चीनी खाने की। तो अगर हम डायरेक्ट गोबर में डालेंगे तो इतनी जल्दी उन्हें सिस्टम में कंज्यूम करने की आदत नहीं पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी। तो वो हम डाल के छाया में रख देंगे। फिर इसके बाद जब आप जुताई करेंगे तो जुताई से पहले वहाँ पे अच्छे से फैला दीजिए अपने खेत में, और फिर जुताई के साथ वो सारे खेत में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि फिर आपकी जो मिट्टी है उसको भी जीवन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें अब जीवित जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो पहुंच गए हैं। और धीरे धीरे जब आप 2-3 साल तक ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये जीवामृत अपनी मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जीवों का संवर्धन कर लिया है।
लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता देती हूँ कि अगर आपने मेड़ पर पेड़ नहीं लगाए तो वह हालत फिर से होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा ना 40 से 45 पे और एक खेत नंगा है तो क्या होगा, वो जीवाणु मरेंगे। लेकिन अगर पेड़ लगे रहेंगे ना तो जो जीवाणुओं का टेम्परेचर हाई भी हो जाएगा ना तब भी वो पेड़ों के नीचे जो हैं जीवाणु बचे रहेंगे, और जैसे ही बारिश होगी तो क्या होगा, वो अपनी जगह बना लेंगे, फिर से फैल जाएंगे सारे में। लेकिन अगर आपने पेड़ नहीं लगाए तो वही नुकसान आपको फिर से होगा। इसीलिए हमें पेड़ ज़रूर लगाने हैं मेड़ों पे, तभी प्राकृतिक खेती है। नहीं तो अगर आप सोचो पेड़ के बिना प्राकृतिक सिर्फ जीवामृत डाल के हो जाए तो वो नहीं हो सकता। हमें सारे जीवों का, पेड़ पौधों का, तालाब का, सबका संवर्धन जब हम मिलकर करेंगे ना, सारी प्रकृति को जब हम खुशहाल करेंगे ना, तभी प्राकृतिक खेती है। धन्यवाद।